क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर है 9 बल तथा गति के नियम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के हम लोग जो पार्ट के अंदर प्रश्न दिए गए हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए हैं, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा। यहाँ पे तीन स्थितियाँ दी गई हैं, ए, बी और सी। तो पहला नंबर हम देखते हैं, ए रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान देना होगा। देखिए क्या है होगा, हम जानते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है वो जड़त्व को जल्दी प्राप्त करता है, अर्थात जड़त्व अधिक होता है। ठीक है, क्या समझ में आया। तो यहाँ पे एक रबड़ की गेंद है और उसी आकार का पत्थर है, तो कौन ज़्यादा भारी होगा। तो उसी आकार का पत्थर ज़्यादा भारी होगा, तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी जड़त्व को प्राप्त कर लेगा। रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर को जब हम फेंकते हैं तो पहले रुकेगी कौन, तो पहले पत्थर रुकेगा और रबड़ की गेंद बाद में रुकेगी। तो रुकने का मतलब है कि वो जड़त्व को जल्दी प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसी का जड़त्व ज़्यादा होगा। तो पहले प्रश्न में क्या है, इसका आंसर हमें कैसे करना है, पत्थर का जड़त्व अधिक होगा रबड़ की गेंद से। दूसरा देखिए क्या है, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी ज़्यादा भारी होता है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है साइकिल की तुलना में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा साइकिल से। ठीक है, तीसरा क्या है, 5 रुपये का एक सिक्का और 1 रुपये का एक सिक्का। तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, 5 रुपये के सिक्के का, तो इसका जड़त्व अधिक हो जाएगा। यानी 5 रुपये के सिक्का का जड़त्व अधिक है 1 रुपये के सिक्के से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। पहला देखिए, फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद एक किक लगाकर गेंद को अपनी ही टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। ठीक है, तो पहुंचाता है किक लगाकर, तो वेग से पहुंचाया होगा, तो पहला वेग हो गया। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाता है, तो दूसरा खिलाड़ी भी उसी समय किक लगाता है, तो फिर वेग उसका बदल गया, तो दूसरी बार बदला। ठीक है, तो किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाता है, प्रयास करता है, तो विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ लेता है। गेंद को जब पकड़ेगा वेग शून्य हो जाएगा, तो ये तीसरा बार बदला। तो वो गोलकीपर जो है फिर उस पर किक लगाता है, तो फिर उस पर वेग प्राप्त हुआ गेंद पर, तो ये चौथा बार हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले आपको ये बातें लिखनी है, दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग 4 बार बदलता है, जिसे हम निम्न स्थितियों से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्थिति क्या है, देखिए हम इसको ऐसे समझेंगे। पहले स्थिति में ए जो है किक लगाता है। ठीक है, तो प्रथम वेग प्राप्त हुआ गेंद पर, तो वो गेंद चली जाती है उसी के टीम के खिलाड़ी बी के पास। तो बी उस पर किक लगाता है, तो वो भेज देता है गोलकीपर सी के पास। तो सी के पास आते ही उसका वेग शून्य हो जाता है। ठीक है, वो उसको रोक लेता है गोलकीपर, फिर उस पर वो किक लगाता है, तो पुनः गेंद वेग प्राप्त कर जाती है, यानी चौथा हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 स्थितियों पर वेग परिवर्तन हुए। ठीक है, कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। तो इसी चरण को हमें लिखना भी है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग 4 बार बदलता है, जिससे हम इन स्थितियों से समझ सकते हैं। चरण 1, जब खिलाड़ी ए गेंद किक लगाकर बी टीम अपने ही टीम के खिलाड़ी बी के पास भेजता है। चरण 2, जब दूसरा खिलाड़ी भी उसी गेंद को किक लगाकर गोलकीपर की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। तीसरा है, जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ लेता है, रोक लेता है, तो उसका वेग शून्य हो गया और पुनः उस पर किक लगाता है। अच्छी टीम का गोलकीपर सी उस पर किक लगाता है, तो पुनः वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये आपको सारे लिखने हैं। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने से, तेज़ी से हिलाने से कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों, इसका कारण हमें बताना है। तो इसका मुख्य कारण है जड़त्व के कारण। जड़त्व के नियम के अनुसार वस्तुओं में अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है। अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहेंगी, विराम में है तो विराम में रहना चाहेंगी। तो यहाँ पे पेड़ की पत्तियाँ क्या है, विराम में है। यहाँ पेड़ की पत्तियाँ विराम में होंगी। जब हम शाखाओं को तेज़ी से हिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, गति उत्पन्न होता है शाखाओं में, लेकिन पत्तियाँ तो विराम में हैं, अपनी अवस्था को बनाए रखेंगी। लेकिन पत्तियाँ जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था को जारी रखेंगी, अर्थात वे टूटकर नीचे गिर जाएंगी। तो ये समझ में आ गया आपको इसका आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं चौथा, जब गतिमान बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और विरामावस्था में गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है गति का जड़त्व और विराम के जड़त्व। सबसे पहले देखिए,
जब हम किसी गतिशील बस में बैठे होते हैं तो हमारा शरीर बस के साथ गतिशील हो जाता है। जब अचानक बस रुकती है तो हमारा शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ विराम में आ जाता है। ठीक है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण गतिशील रहना चाहता है। ठीक, गति के जड़त्व के कारण गतिशील रहना चाहता है ऊपरी हिस्सा, और इसी कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, और दूसरी स्थिति में जब बस रुकी हुई होती है, जब बस विरामावस्था में रहती है तो हमारा शरीर भी विरामावस्था में रहता है। अचानक बस के चलने गतिशील होने से हमारा शरीर का निचला हिस्सा भी गतिशील हो जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण विरामा में ही रहना चाहता है। इसी के कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये गति और विराम के जड़त्व के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, इसमें 4 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी कैसे खींच पाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम की बात की गई है। तो आपको ऐसे इसका आंसर करना है, क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है। घोड़े के पैर द्वारा पृथ्वी पर बल को 2 घटकों में विभाजित किया जाता है। पहला ऊर्ध्वाधर, दूसरा क्षैतिज। ठीक है, विभाजित किया गया है, जिसमें से ऊर्ध्वाधर घोड़े को भार को संतुलित रखता है और क्षैतिज बल प्रतिक्रिया द्वारा गाड़ी को आगे की ओर ढकेलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 2 बल कार्य करता है, एक आगे की ओर क्षैतिज ये रहा और एक W नीचे की ओर। ठीक है, ये कार्य हो गया, तो ये इसको संतुलित रखता है और ये इसको आगे की तरफ ढकेलता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है फाइनल। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, एक अग्निशमक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयात मात्रा में अधिक मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम पे कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। यानी जितनी तेज़ी से पानी बाहर जाएगा तो उतनी तेज़ी से वो पीछे की ओर बल लगाएगा। ठीक है, तो इसको कस कर पकड़ने की आवश्यकता होती है। तो कैसे आपको आंसर करना है, तो हमें ऐसे लिखना है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव बराबर होती है। पानी जिस बल से आगे की ओर जाता है वो उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में पाइप पर बल लगाता है। अतः अग्निशमक को तीव्र गति से बहुयात यानी ज़्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ को नली को पकड़ने की कठिनाई महसूस करता है, यानी उसे जोर से पकड़ना पड़ता है। तो यही इसका फाइनली। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना हमें करना है। इस प्रश्न में हमें राइफल के प्रारंभिक वेग की क्या करना है, गणना करना है। तो कैसे हम हल करेंगे, तो इसको हम संवेग संरक्षण के नियम जो होता है, ये होता है टक्कर के पूर्व m1 ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, प्रारंभिक वेग होता है और ये अंतिम वेग होता है, टक्कर के बाद होता है संवेग संरक्षण का नियम। दोनों को इक्वल किया जाएगा, टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, दिए गए मान को नोट डाउन करना। दिया गया मान देखिए, गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान है 50 ग्राम। तो हम इसे केजी में बदलेंगे। ठीक है, केजी में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे राइफल का द्रव्यमान केजी में है। ठीक है, तो 50 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 0.05 केजी में ये बदल गया। राइफल का द्रव्यमान पहले से केजी में है, m2 देखिए यहाँ पे 4 केजी। ठीक है, अब गोली छूटने के पहले हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो टक्कर के पूर्व यानी टक्कर के पूर्व देखिए, गोली छूटने के पहले इसका वेग है u1 0 और राइफल का वेग u2 ये भी 0 है। तो गोली छूटने के पहले गोली और राइफल का कुल संवेग क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला हम लगाएंगे गोली छूटने के पहले यानी टक्कर के पूर्व m1 u1 प्लस m2 u2, ये हम प्रयोग करेंगे। आइए, तो m1 u1 प्लस m2 u2, m1 कितना है देखिए 0.05 ये वाला, इंटू गुणा u1 कितना है प्रारंभिक वेग 0 प्लस m2 कितना है 4 kg 4, u2 कितना है ये भी 0 है, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना हो गया 0 kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो गोली छूटने के पहले राइफल और गोली का कुल संवेग कितना हुआ 0 kg मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी दूसरी स्थिति, गोली छूटने के बाद तो इसका वेग क्या हुआ v1 3 तो गोली छूटने के बाद वेग दिया गया है 35 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे देखिए 35। ठीक है, और उसके बाद देखिए राइफल का वेग कितना है तो नहीं दिया गया, इसका मतलब v हम लेंगे। तो गोली छूटने के बाद कुल संवेग दोनों का, गोली और राइफल का m1 v1 प्लस m2 v2,
m1 देखिए हमारा कितना है, m1 पहले वाला जो हमारा है 0.05, ठीक है, जो पहले क्या था, तो पहले का देखिए ये वाला 0.05, m1 कितना है 35 प्लस 4, m2 4 है, 4 kg है, इसके बाद v जो कहते हैं, तो ये गुणा होगा कितना होगा 1.75 प्लस में कितना 4v, ये पूरा हो गया, जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो संवेग संरक्षण के नियम से गोली छूटने के बाद संवेग इक्वल टू गोली छूटने के पहले संवेग, तो गोली छूटने के बाद तो कितना आया हमारा 1.75 प्लस 4v, ठीक है, 1.75 प्लस 4v, और गोली छूटने के बाद पहले कितना आया, तो हमारा आया था यहाँ पे 0, और गोली छूटने के पहले कितना आया था 0 आया था, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गया, 4 इसी तरफ है और ये उस तरफ हम भेज दिए 1.75, तो माइनस में चला गया तो माइनस में होगा 0 माइनस 1.75, और ये v, तो यहाँ 4 जो है गुणा में इस तरफ भाग में चली जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हुआ 0.4375 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये माइनस में होगा, तो इसका फाइनली आपको लिखना है -0.44 मीटर, तो एक हट जाएगा, एक बढ़ जाता है यहाँ, ठीक है, 3 के स्थान पे 4 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हुआ, क्या निकल के आया, तो ये हो गया राइफल का प्रक्षेपित वेग, ठीक है, माइनस ये दिखाता है कि राइफल जो हो पीछे की तरफ धक्का होती है, ठीक है। चौथा बिल्कुल ऐसे ही हल करना है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया मान टक्कर के पूर्व 100 ग्राम है और यहाँ पे 200 ग्राम है, तो इसको केजी में बदलना होगा। m1 100 ग्राम, जैसे केजी में 0.1, m2 200 ग्राम 0.2 kg, ठीक है। पहली वस्तु का वेग देखिए कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी वस्तु का 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये पहले से दिया गया है। तो टक्कर के पूर्व कुल संवेग हम निकालेंगे m1, ठीक है, u1 प्लस m2 u2, तो ये देखिए m1 0.1, u1 ये u1 2, m2 0.2, u2 1, तो ये कितना होगा, ये 0.2, ये 0.2, तो 0.4 हो गया kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये टक्कर के पूर्व का संवेग हो गया। अब इसके बाद टक्कर के बाद हम देखेंगे, तो v1 देखिए 1.67 ये दिया गया है, और v2 ये नहीं दिया गया, तो v हम लेंगे, और तो क्या होता है फार्मूला m1 v1 प्लस m2 v2, तो मान हम रखेंगे, और m1 पहले वाला होगा और m2 भी पहले वाला हम लेंगे, ठीक है। तो ये गुणा होगा तो कितना होगा 0.167 प्लस ये 0.2 इंटू वी kg मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद देखिए संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद, तो टक्कर के पूर्व कितना है, टक्कर के पूर्व 0.4 आया है हमारा, और टक्कर के बाद ये रहा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें v का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो ये पूरे वाले को हम इस तरफ लाते हैं, तो ये माइनस में हो गया, और यहाँ क्या बचा 0.2 v हो गया। तो 0.4 माइनस 0.164 घटाने पर कितना आया 0.223, बटे में ये गुणा में है तो इस तरफ बटे में चली जाएगी 0.2, ठीक है। तो भाग जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड, कितना 1.165 मीटर प्रति सेकंड, इसका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।